हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का है। इसका एग्जाम जो है देखिए 21 नवंबर को शायद कराया गया था और ये पेपर मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ। दिसंबर में या फिर जनवरी तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। मैं शेड्यूल करके जो है एक एक दिन छोड़ता जा रहा हूँ। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग का ये पेपर है। पेपर का कोड था 301। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। देखिए जिनका सेमेस्टर 2 भी है असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले, इस वीडियो को देख लें। आपका काम बनेगा। अलग अलग यूनिवर्सिटी से अगर आप हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, नीलांबर पीतांबर के पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ये आपको 49 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। ठीक है। इसमें 5 साल के जो भी तीनों पेपर हैं, 301, 302, 302, 303, ये सारे पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आंसर के साथ। याद रखिएगा, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हम लोग एमसीक्यू अलग से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अलग से, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अलग से आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ में पीवाईक्यू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाता है। अब सजेशन बनाने के लिए हम लोग किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं वो जान लें आप। सबसे पहले पिछले 10 वर्षों के पीवाईक्यू को हम लोग ध्यान में रखते हैं। इसके अलावा जो आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हैं। तीसरी बात जो होगी वो सिलेबस आपका क्या है, यानी कि आपका एक जो नीलांबर पीतांबर का सेमेस्टर थर्ड का सिलेबस है उसके आधार पर ये जो है सजेशन तैयार किया जाता है। और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा है, नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से पटना यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, सिद्धू कानू हो, बीबीएमकेयू, नीलांबर पीतांबर, कोलान, वहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप इस सफलता में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सवाल यहाँ पर पूछे गए थे असेसमेंट फॉर लर्निंग में। पहला क्वेश्चन पेपर देखिए, ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे बीएड सेमेस्टर थर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको देखिए देखने को मिल जाएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। 301 इस पेपर का कोड है। 2025 में इसका एग्जाम हुआ था। सेशन आपका 23-25 का है। काफी आप लेट चल रहे हैं। 3 घंटे का वक्त मिलता है। फुल मार्क्स है 80 का। 80 में अगर आप 36 स्कोर करते हो तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। चलिए सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप ए के। ग्रुप ए में देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। हर एक सही जवाब के लिए एक एक नंबर, यानी कि 10 सवाल 10 नंबर आपको ये देकर जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखिए आपके सामने ये रहा। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज, मापन में पहला कदम क्या है? देखिए मापन का पहला कदम ये होगा कि आपको क्या मापना है। समझ रहे हो मेरी बात को? बच्चा कितना टैलेंट है। देखिए बच्चे का जो ओवरऑल स्कोर है, टोटल मार्क्स है, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो मापना चाहते हैं, या फिर बच्चा टोटल में तो ठीक है, बस एक सब्जेक्ट में जो है बच्चा फेल कर पा रहा है या फिर बच्चा ठीक से समझ नहीं पा रहा है, वो साइंस का सब्जेक्ट है। तो आप क्या देखेंगे? टोटल नहीं बल्कि उसके साइंस सब्जेक्ट के नंबर को देखेंगे। ओवरऑल तो वो 80-85% ला रहा है, लेकिन साइंस में उसके 60 स्कोर हो रहे हैं। तो आप देखोगे कि साइंस में वो कितना डेवलप कर पाया। तो कहने वाली बात क्या है कि डिसीजन आप ले रहे हो कि क्या मापना है, इसका निर्णय सबसे पहले लेना जरूरी है। तब आप जान पाएंगे कि साइंस में किस जो यूनिट है या फिर किस टॉपिक में बच्चा फंस रहा है, न्यूमेरिकल नहीं बना पा रहा है, या फिर असर्शन जो रीजनिंग वाला सवाल आता है वो ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे आप जो है क्या करेंगे, चीजों को ठीक से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप क्या मापना है इसका निर्णय आप लेते हो। ठीक है, अगला सवाल है देखिए क्या, द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन इज टू मेक, मूल्यांकन का उद्देश्य बनाना है। क्या बनाना है? मूल्यांकन से क्यों हम लोग एक्चुअली क्या ना कि मूल्यांकन क्यों करते हैं, सबसे बड़ी बात ये आती है कि मूल्यांकन करके हमें हासिल क्या होगा। ठीक है, पहला है डिसीजन यानी कि फैसला, फिर है प्रिडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी करना, जजमेंट यानी कि निर्णयात्मक निर्णयात्मक, और फिर है ओपिनियन यानी कि राय बनाना। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप जब मूल्यांकन करते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि बच्चे में डेवलपमेंट ओवरऑल हुई है अथवा नहीं। तो आप क्या करते हो? जजमेंट तैयार करते हो। मूल्यांकन करने का मतलब है कि जजमेंट करते हो कि बच्चा कितना सीख पाया, आंशिक रूप से सीख पाया या नहीं। तो ये जो है सबसे बेहतर ऑप्शन आपका क्या होगा कि आप निर्णय लेते हो बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा। असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या मतलब है? मैंने देखिए एक एमसीक्यू वाला सेशन कराया था, आप जाकर के देखना। उसमें ही मैंने ये क्वेश्चन का आंसर आपको कर दिया था कि फोर का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिव।
फोर का मतलब क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि सपोज कर लो कि आप जो है बच्चे को पढ़ा रहे हो, यानी कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग यानी कि आप जो है पढ़ाते-पढ़ाते बच्चे को क्या कर रहे हो? सिखा भी रहे हो, उसका असेसमेंट भी ले रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है सबसे अच्छा होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब जिसमें कि क्या है? फीडबैक भी आपको मिलता है, तुरंत आपको फीडबैक मिलेगा और उस फीडबैक के आधार पर आप जो है अपने जो पढ़ाई में चेंज करते हो, उसको माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है। देखिए माइक्रो टीचिंग के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हो? टीच करते हो, बच्चे को पढ़ाते हो, उसके बाद बच्चा जो है फीडबैक देता है कि आपने ठीक से पढ़ाया या नहीं। आप क्वेश्चन पूछ लेते हो, बच्चा जवाब दे पा रहा है या नहीं, तो फिर आप क्या करते हो? रीटीचिंग करते हो, फिर से आप पढ़ाते हो। तो ये तरीका होता है। तो इसमें फिलहाल जो आंसर आपका क्या होगा? फॉर्मेटिव यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन आपका सबसे सही जवाब होगा। असेसमेंट जो सेल्फ होता है यानी कि आत्म मूल्यांकन, इसमें क्या करते हो? आप खुद का टेस्ट लेते हो कि आप कितना आगे बढ़ पाए हो। समेटिव में एंड में आप करते हो, यानी कि ड्यूरिंग में नहीं, ये ड्यूरिंग में होगा और ये एंड में होगा। किसमें? जो समेटिव असेसमेंट है वो आपका एंड में होगा, आखिर में, यानी कि आपने पूरी किताब पढ़ ली, अब आपका पूरी किताब से टेस्ट लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे डी सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट दैट मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर इज। परीक्षण की गुणवत्ता जो मापने की दावा करती है उसे मापती है। क्या मापती है? रिलायबिलिटी मापती है, फिर है ऑब्जेक्टिविटी यानी कि निष्पक्षता मापती है, ठीक है? तीसरा है वैलिडिटी और चौथा है नॉर्म, ठीक है? चौथा क्या है? नॉर्म है। अब देखिए यहां से अगर आप ध्यान से देखिएगा क्या बोला गया है कि परीक्षा की गुणवत्ता जो मापने का दावा करती है, क्लेम कर रही है। देखिए ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्लेम कर रही है। तो आप क्या कर रहे हो? वैलिडिटी देखोगे कि ये वैलिड है या नहीं। क्या है? वैलिड है या नहीं। तो वैलिडिटी देखोगे तो ऑप्शन जो आपका है थर्ड वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? सीसीई। सबसे पहले सीसीई का फुल फॉर्म जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो पहले ये देख लें। इसका मतलब होता है सी फॉर कंटिन्यूअस, आप लिख लीजिएगा, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, ठीक है? सीसीई का फुल फॉर्म आप लोग प्लीज लिख लें, ये एग्जाम में हो सकता है कि इस बार आ जाए। तो सीसीई जो है किस साल इंट्रोड्यूस किया गया था? तो देखिए 2009 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, पेश किया गया था, ठीक है? किसके अंतर्गत? तो देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने किया था? एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा सीबीएसई के द्वारा जो है ये जो है इसको आगे बढ़ाया गया है। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। किसके अंतर्गत आया? तो आरटीई एक्ट के अंतर आया हुआ है। कब? 2009 में, ठीक है? सीसी का फुल फॉर्म कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ। द मेजर्स ऑफ अ सेंट्रल टेंडेंसी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन डेटा। केंद्रीय प्रवृत्ति की किस माप पर आंकड़ों के घट बढ़ जाने का प्रभाव सबसे अधिक होता है? ठीक है जी। अब देखिए सबसे ज्यादा जो आंकड़े का घट बढ़ जाने का प्रभाव सबसे ज्यादा मीन में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए मीन का फॉर्मूला आपने क्या सीखा है? मीन का फॉर्मूला आपने सीखा होगा कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें जो है सबसे ज्यादा जो है प्रभाव पड़ेगा वो होगा ऑप्शन ए यानी कि मीन, ठीक है? बाकी मीन मीडियन मोड तीनों का जो एक फॉर्मूला होता है वो आप नीचे कमेंट करके लिखिएगा। ये सवाल कई बार आ चुका है, हो सकता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये पूछा भी जाए। अगला सवाल देखिए क्या है? कंटेंट रेफरेंस मेजरमेंट रिलेटेड टू। उद्देश्य संदर्भित मापन संबंधित है। किससे संबंधित है? तो देखिए सीआरटी, ठीक है? अब मैं सीआरटी का फुल फॉर्म आपको बता दूं, कंटेंट रेफरेंस इसे कहा जाता है, कंटेंट रेफरेंस टेस्ट इसे कहा जाता है, ठीक है? तो ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा। ये बोथ वाले झांसे में मत आना, बोथ वाले झांसे में आप आओगे तो फंस जाओगे, ठीक है? अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एच देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर एच में। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, वेट वेट। अगला सवाल देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर एच में। वैल्यू असाइंड टू नॉर्मल स्केल टू मेजरमेंट आर। नामित पैमाने पर दर्शाया गया माप क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ये आपको पूछा गया है और इसका आंसर आपको करना है। पहला है परमानेंट यानी कि अस्थाई, दूसरा है ऑर्डरली यानी कि व्यवस्थित, तीसरा है मीनिंगफुल यानी कि सार्थक और आखिरी है आर्बिट्री यानी कि विवेकाधीन। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है हम लोग अलग ढंग से अप्रोच लेंगे और अप्रोच लेने के बाद जो है चीजों को समझेंगे, उसके बाद आंसर इसका करेंगे। देखिए आर्बिट्री का क्या मतलब होता है? आर्बिट्री का मतलब होता है कि जैसे आपने क्या कह दिया, ये पेन जो है आपने इसका नाम रख दिया, पेन आप लिख रहे हो, इसको आप पेन कह रहे हो। एप्पल यानी कि आप सेब को खा रहे हो तो एप्पल कह रहे हो। अगर मैं कह दूं कि बचपन से आपको एप्पल सिखाया जाता कि एप्पल से हम लोग लिखते हैं, तो आप अभी भी एप्पल ही बोल रहे होते पेन को। तो ये आर्बिट्री है, आपका नाम आर्बिट्री है। आपका नाम, मेरा नाम मिथुन है, मिथुन की जगह पे मेरा नाम अगर मुकेश होता तो क्या फर्क पड़ जाता?
मैं वही इंसान रहता बट आर्बिट्री है ये, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नामित पैमाने पर दर्शाया गया माप क्या होगा, आर्बिट्री यानी कि विवेकाधीन। क्वेश्चन नंबर आई, द टाइप ऑफ इवोल्यूशन यूज्ड टू मॉनिटर प्रोग्रेस ड्यूरिंग इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड। निर्देश के दौरान, देखिए दौरान मैंने आपको क्या बताया था, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया असेसमेंट फॉर लर्निंग में, और मैंने आपको बताया ड्यूरिंग, ड्यूरिंग यानी कि दौरान, चलते चलते आप फीडबैक लेते हो और उसमें ठीक से सुधार करते हो और बच्चे से समझ पाते हो कि क्या हो रहा है। निर्देश के दौरान प्रगति की निगरानी के लिए उपयोग में किए जाने वाले मूल्यांकन के प्रकार को क्या कहते हैं हम लोग, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे जे सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर जे, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्म वेराइटी वेरिएट द वैल्यू ऑफ मीन इज। मीन का वैल्यू क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछ लिया गया है। एक मानक सामान्य चर के माध्य का मान क्या होगा, अनंत होगा, एक होगा, शून्य होगा या फिर नॉट डिफाइंड होगा। तो देखिए इसका आंसर 0 होगा, शून्य होगा। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए आपसे कितने सवाल पूछ लिए गए हैं। ग्रुप बी में देखिए आपसे 6 सवाल आपको पूछे गए हैं। 6 सवाल का आपको आंसर करना है। ठीक है, 6 सवाल का आंसर आपको करना है और 6 सवाल के लिए आपको जो है 5-5 नंबर हर एक सवाल के लिए आपको मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्रेडिट बेस्ड इवोल्यूशन, यानी कि क्रेडिट आधारित मूल्यांकन पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। तीसरा सवाल, व्हाट इज फॉर्मेटिव इवोल्यूशन, गिव इट्स एडवांटेजेस, यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन क्या है, इसके लाभ को बताएं। चौथा सवाल है, डिस्कस अबाउट द एनेक्डोटल रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड की विवेचना कीजिए। चौथा सवाल था। पांचवा सवाल देखिए आपके सामने ये रहा, क्या है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्म इन असेसमेंट, आकलन में मापदंड के महत्व का वर्णन कीजिए। छठवां सवाल, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंटेलिजेंट टेस्ट, यानी कि बुद्धि परीक्षण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। सातवां सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरेस्ट इन्वेंट्री, यानी कि अभिरुचि परीक्षण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। आठवां सवाल, व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, डिस्कस, सहसंबंध से आप क्या समझते हैं, इसकी विवेचना कीजिए। बात करेंगे ग्रुप सी की। लॉन्ग टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए गए हैं। 4 सवालों का आंसर आपको करना है। 10 चौके 40 नंबर आपको यहां से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट टूल्स, यानी कि विभिन्न प्रकार के आकलन उपकरणों के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, 10वां सवाल देखिए क्या बोल दिया गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोला गया है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता के विभिन्न प्रकारों का व्याख्या करके बताएं कि इसकी व्याख्या क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 11, राइट अ नोट ऑन प्रोजेक्टिव टेक्निक, प्रक्षेपी तकनीक के बारे में जो है आपको टिप्पणी करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब अबाउट द मीनिंग ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य प्रायिकता चक्र के अर्थ और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, डिस्कस अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, एक मानकीकृत उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के बारे में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैलिडिटी, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी, वैधता का अर्थ क्या है, वैधता के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। मैंने सारे सवाल आपको करा दिए। विभिन्न प्रकार के आकलन उपकरणों के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका नीलांबर पीतांबर बीएड सेमेस्टर 3 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 रुपए में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपए में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।